कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे। आज हम लोग डेली करेंट अफेयर का जो पहला वीडियोज़ है उसको लेकर के आए हैं, जो आप लोगों को बताए थे कल कि हम लोग डेली करेंट अफेयर करेंगे, और बताए भी थे कि जो हमारा मंथली मैगज़ीन जो है वो लगभग हर मंथ का चल रहा है, हर मंथ का चला है। और उससे जब हम लोग एग्ज़ाम में देखते थे तो कई एग्ज़ाम में बहुत सारे सवाल 80% 70% कवर हो पाते थे, लेकिन 10-20% सवाल जो था वो बाहर हो जा रहे थे। तो हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो 10-20% सवाल छूट जाया करते थे उसको कवर करने का। इसीलिए हमने डेली करेंट अफेयर के रूप में वीडियो चलाया है, और हमारा प्रयास होगा कि आपका जो 10-20% सवाल छूटता था वो भी एग्ज़ाम हॉल में आपके सवाल कवर हो पाएँ। इसलिए मैंने डेली करेंट अफेयर को लाया है, और अगर आप लोग इसको सहयोग करते रहें हमें, तो ये लगातार कंटिन्यू चलता रहेगा सीरीज, ताकि आप अधिक से अधिक लाभ उठा पाएँ। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं डेली करेंट अफेयर में। ये 19 दिसंबर 2023 का करेंट अफेयर है, और ये करेंट अफेयर पढ़ने से पहले एक सवाल आपके लिए है, और वो सवाल ये है कि हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किनके जन्म महोत्सव पर 525 रुपया का स्मारक सिक्का जारी किया है? किनके जन्म दिवस पर 525 रुपया का स्मारक सिक्का नरेंद्र मोदी ने जारी किया है हाल ही में? तो इसका आंसर आपको देना है। आपको पता है कि जो चीज़ें आप लिख देते हैं कमेंट में, वो चीज़ें आप कभी जल्दी नहीं भूलते हैं। तो प्रयास करिएगा इसको लिखने का, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे और हमें भी लगे कि आप लोग इससे फ़ायदा उठा पा रहे हैं। और अगर आप जनवरी का करेंट अफेयर का वीडियो आप देखे होंगे तो आपको इसका ये आंसर भली भांति आपको पता होगा। तो चलिए हम लोग पहले सवाल को देखते हैं। सबसे पहला सवाल जो 19 दिसंबर का पहला सवाल होगा कि विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 का विजेता कौन बना है? विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 का विजेता कौन बना है? तो इसका आंसर क्या होगा साहब? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका हरियाणा। इसका आंसर जो हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा जो है पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का जो है सो विजेता बना है। और इसका उप विजेता कौन बना है? तो उप विजेता जो बना है वो राजस्थान बना है। आपका कौन बना है? राजस्थान बना है। अब बात आई राजस्थान की, याद रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जो है सो क्षेत्रफल वाला ये राज्य है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हरियाणा की बात आएगी तो याद रखिएगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो याद रखेंगे हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो मनोहर लाल खट्टर है। इस बात को याद रखिएगा। अगर सबसे कम वन, भारत में सबसे कम वन पूछा जाएगा कि सबसे कम वन कहाँ है, तो वो भी क्या हो जाएगा? आपका हरियाणा हो जाएगा। इतना पॉइंट्स को हम लोगों को याद रखना है साहब। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट चलिए, अच्छा, अगर पूछा जाए इसका आयोजन कहाँ हुआ तो हम लोग याद रखेंगे इसका आयोजन जो हुआ था गुजरात में हुआ था। और सबसे अधिक पूछा जाएगा विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता सबसे अधिक बार किसने जीता? तो याद रखेंगे हम लोग तमिलनाडु, और ये 5 बार विजय हजारे ट्रॉफी को जीता है। अगर पूछा जाएगा कि विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है तो हम लोग याद रखेंगे खेल से है। किससे है? खेल से है। अगर पूछा जाएगा कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है तो क्या बोलेंगे हम लोग? क्रिकेट से है। और ये भी किस खेल से था? तो ये भी क्रिकेट से था। इस बात को याद रखेंगे साहब हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा सवाल है, भारतीय वायुसेना ने SAMAR समर वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया है? भारतीय वायुसेना ने समर वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया है? ये मिसाइल प्रणाली है साहब, और ये मिसाइल प्रणाली का जो है सो परीक्षण कहाँ से हुआ, इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। कहाँ से हो जाएगा? आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि SAMAR का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसको अगर हम देखेंगे तो इसका पूर्ण रूप जो होता है सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एक्यूट रिटेलिएशन। इसका मतलब हुआ, सरफेस का मतलब होता है कि सरफेस मतलब सतह, और एयर मतलब हो जाएगा हवा, यानी सतह से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल है। तो एक टाइप से आपको ये पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के द्वारा SAMAR जो लॉन्च किया गया है मिसाइल टेक्नोलॉजी, ये कहाँ से कहाँ मार करेगी? तो सतह से ये
हवा में मार करेगी। इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसके साथ साथ इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि एक साथ 4 टारगेट को ये निशाना बना सकता है। सबसे बड़े पूरे दुनिया में पहला बार ऐसा मिसाइल सिस्टम बना है कि एक बार में ये 4 निशाने जो है सो कर सकती है। इसके बाद अगर हम देखें तो द्रौपदी मुर्मू, अगर आंध्र प्रदेश की बात आई तो याद रखेंगे कि द्रौपदी मुर्मू जो है ना, आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जो था जिनका नाम था एनटी रामाराव के याद में स्मारक सिक्का जो है सो ये जारी की है। इस बात को याद रखेंगे। और इसके साथ साथ याद रखेंगे कि ये जो है ना 2.5 मैक की स्पीड वाली मिसाइल को क्या कर देगी, नष्ट कर देगी, क्योंकि ये है ही टारगेट को निशाना करने वाली। यदि कोई मिसाइल भारत पर आ रहा है और उसकी स्पीड अगर 2.5 मैक स्पीड की भी होती है तो उस मिसाइल को आराम से क्या कर देगी, नष्ट कर देगा। और इसका जो लॉन्च किया गया था, कब किया गया था, 17 दिसंबर 2023 को किया गया था। SAMR समर मिसाइल का लॉन्च किया गया था। इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है। 18 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। ठीक है साहब। अगर यही अगर आपको पूछा जाए कि राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे हम लोग 9 जनवरी को। कब याद रखेंगे, 9 जनवरी को। तब हो जाता है आंसर साहब 9 जनवरी को। और 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो थे ये दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट करके आ गए थे। इसी लेकर के प्रवासी भारतीय दिवस, राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और ये पहली बार जो मनाया गया था, पहली बार जो मनाया गया था 2003 में मनाया गया था। और ये कहाँ मनाया गया था पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस, तो ये नई दिल्ली में मनाया गया था। इतना पॉइंट्स हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए साहब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला सवाल कि पहली बार आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स में। देखिए खेलो इंडिया गेम्स हो रहा था, लेकिन खेलो इंडिया पैरा गेम्स नहीं हो रहा था, ये पहली बार हो रहा है, इसीलिए करके थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखेंगे इसको कि पहली बार आयोजित खेलो इंडिया गेम्स पैरा गेम्स में शीर्ष स्थान पर कौन रहा, तो हमें याद रखना है शीर्ष स्थान पर जो इसमें रहा है, इसमें भी रहा जो है हरियाणा रहा है। कौन रहा है, हरियाणा रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि हरियाणा कितने गोल्ड के साथ और कुल कितने मेडल के साथ इस स्थान पर रहा। तो हरियाणा जो है ना पहले स्थान पर रहा, 40 गोल्ड जीता है, 39 सिल्वर, ऐसा मतलब हो गया सिल्वर, और 26 जो है सो ब्रॉन्ज जीता है। और कुल मिलाकर के 105 जो है सो मेडल जीत करके 105 पदक जीत करके हरियाणा ये पहले स्थान पर रहा है। द्वितीय स्थान पर यूपी रहा है जो 25 गो गोल्ड, 23 जो है सो सिल्वर, 26 ब्रॉन्ज जीत करके कुल 62 पदक जीत करके पदक तालिका में दूसरे स्थान पर ये बरकरार रहा है उत्तर प्रदेश। इस बात को याद रखेंगे। बात आई उत्तर प्रदेश की, याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा था, लेकिन अगर पूछा जाए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है सो सबसे अधिक जनसंख्या वाला अगर पूछा जाए राज्य, तो हम क्या बोलेंगे, सबसे अधिक जनसंख्या वाला वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, लगभग 20 करोड़ के पार है। उसके बाद देखिए बात आई हरियाणा की, क्योंकि इसका आंसर हरियाणा होता पहले स्थान पे। तो याद रखिएगा स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, गुरुग्राम हरियाणा में हुआ था। उसके बाद विधुर मतलब जिस पुरुष की महिला यानी पत्नी मर जाए तो उसे विधुर कहा जाता है। और अविवाहित जो महिलाएं होगी उसको मासिक पेंशन देने की शुरुआत जो है सो हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया। बात आई हरियाणा सरकार की, तो याद रखिएगा हरियाणा के जो सीएम हैं वो मनोहर लाल खट्टर है। कौन है, मनोहर लाल खट्टर हैं। इस बात को याद रखेंगे। और भारत में पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन भी कहाँ से चली है, तो हरियाणा से चली है। इतना पॉइंट्स हम लोगों को हरियाणा से ध्यान में रखना है साहब। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने IIF चैंपियनशिप पुरस्कार जीता है। हाँ तो बताइए ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने IIF चैंपियनशिप पुरस्कार जीता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर ये जो है ना, ये जो संबंधित है ये टेनिस से संबंधित है। इस बात को याद रखिएगा ये पुरस्कार। और इसमें जो जीता है नोवाक जोकोविच जीता है, नोवाक जोकोविच। और ये पुरुष में जीता है, नोवाक जोकोविच पुरुष में जीता है। और ये कहाँ का खिलाड़ी है, तो ये सर्बिया का खिलाड़ी है। कहाँ का खिलाड़ी है, सर्बिया का खिलाड़ी है। और याद रखिएगा विश्व में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम
जीतने वाला जो है, ग्रैंड स्लैम जीतने वाला जो है वो कौन है? नोवाक जोकोविच। कुल मिलाकर के 24 जो है सो इन्होंने जीत चुका है। और इस बार जो 4 ग्रैंड स्लैम हुआ है 2023 में जो 4 ग्रैंड स्लैम हुआ है, जिसमें 4 में से 3 ग्रैंड स्लैम कौन जीते हैं? नोवाक जोकोविच जीते हैं, जिसमें यूएसए में इन्होंने जीता है, फ्रांस में ये जीते हैं, इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन में भी जीते हैं। बस एक था विंबलडन, उसमें ये उप विजेता रहे। विंबलडन जो था उसमें ये क्या रहे? उप विजेता बन करके रह गए, मतलब सेकेंड रनर ये बन करके रह गए। बाकी ये सब में विजेता, यानी 2023 का 3 जो था ना ग्रैंड स्लैम, उसको नोवाक जोकोविच अपने नाम किया है, जबकि चौथे विंबलडन वाले में जाकर के ये उप विजेता बने हैं। इस बात को याद रखिएगा। और सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले कौन बन चुके हैं? नोवाक जोकोविच, जो कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें अगर हम लोग, तो नेक्स्ट देखना है, अच्छा इसमें अगर पूछा जाए अगर महिला खिलाड़ी कौन बनी है, महिला कौन विजेता बनी है, तो आर्याना सावालेंका। क्या बोलेंगे? आर्याना सावालेंका बनी है। तो इसका आंसर जो होता है, दोनों अगर आंसर हो रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाता है। इसका आंसर जो है ना सी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साहब। पीएम मोदी के द्वारा तमिल संगम का दूसरा चरण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर जो है तमिल संगम का जो दूसरा चरण हुआ है वो वाराणसी में हुआ। कहाँ हुआ? वाराणसी में हुआ। और इसी समय जब ये तमिल संगम कर रहे थे, तमिल भाषाओं का संगम कर रहे थे, तो नरेंद्र मोदी जिस भाषा में, हिंदी भाषा में जब वो दे रहे थे स्पीच, तो एक ट्रांसलेटर जो था ना वो इसको बदल रहा था, एक ऐप था वो इसको बदल रहा था इनकी भाषा को। और अमूमन होता क्या है कि कोई भी ट्रांसलेटर होता है ना, तो जब आप बोलते हैं तो उसके कुछ सेकंड या कुछ देर के बाद उसको ट्रांसलेट करके सुनाता है। लेकिन एक ऐसा जो है सो उस समय पहली बार लगाया गया ऐसा ट्रांसलेटर, जिसका नाम था आइए भाषिनी नाम था इसका। और ये तमिल हिंदी भाषा को तुरंत जो है सो तमिल भाषाओं में क्या कर दिया था? कन्वर्ट कर दिया था। इस बात को याद रखिएगा। तमिल संगम, और ये कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। याद रखिएगा वाराणसी, जहाँ से नरेंद्र मोदी जीत करके लोकसभा में गए थे, यानी लोकसभा क्षेत्र नरेंद्र मोदी का कौन सा है? तो वो वाराणसी है। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। वाराणसी की अगर चर्चा आई है तो याद रखिएगा वाराणसी में BHU है। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना, BHU की स्थापना 1916 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया। इस बात को याद रखेंगे साहब, BHU की स्थापना। चलिए नेक्स्ट। अब इसके साथ साथ बनारस की बात आई तो याद रखिएगा वाराणसी में प्रथम दिव्यांग महाकुंभ का भी आयोजन किया गया था। वाराणसी में प्रथम दिव्यांग महाकुंभ की स्थापना किया गया था। वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक विश्व की सबसे लंबी नदी पर्यटक यात्रा गंगा विलास के तहत किया गया था, जो लगभग 3200 किलोमीटर का था। और ये हम लोग करेंट अफेयर में भी इसको कवर किए थे कि कितना एक व्यक्ति का खर्च पड़ता है, एक बार में 36 व्यक्ति इसे सफ़र कर पाते हैं। ये सारे हम बताए थे, गंगा नदी से होते हुए, हुगली नदी से होते हुए, फिर ये ब्रह्मपुत्र में जाती थी। तो वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक जो है सो इसका टोटल यात्रा 3200 किलोमीटर का था नदी के द्वारा, और इसका नाम दिया गया था गंगा विलास। ठीक है सर, ये सारे करेंट अफेयर मंथली में भी हम लोग कवर किए हुए थे। चलिए साहब नेक्स्ट देखते हैं साहब। नेक्स्ट सवाल है हम लोगों का कि दिसंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ मनाया गया? दिसंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा साहब गीता महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, मतलब पूरे विश्व का गीता महोत्सव, यह हरियाणा में मनाया गया। कहाँ मनाया गया साहब? हरियाणा में मनाया गया। याद रखेंगे हम लोग हरियाणा। अब बात आई हरियाणा में, अब इसका थीम क्या था? तो याद रखेंगे वासुदेव कुटुंबकम। इसका थीम क्या था? वासुदेव कुटुंबकम था। इस बात को याद रखेंगे। और इसका उद्घाटन को किए थे तो जगदीप धनखड़, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में, जो हरियाणा का ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र है, वहाँ पर ये उद्घाटन किए थे। लेकिन अब जो 2024 में होगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, वो 2024 में अमेरिका में जाकर के होगा। और गीता महोत्सव की बात आई तो याद रखिएगा कि गीता प्रेस गोरखपुर को ना अभी गांधी शांति पुरस्कार 2021 से हाल ही में क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। यानी गांधी शांति पुरस्कार 2021 से गीता प्रेस गोरखपुर को सम्मानित किया गया है। और ये सवाल आपको मंथली मैगजीन में भी पढ़ा है और ये सवाल पूछा भी गया है, तो इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है साहब, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं साहब
अगला आप देखिए, क्योंकि ये महोत्सव था गीता महोत्सव, तो कुछ महोत्सव को हम लोग शामिल कर दिए हैं जो हाल फिलहाल में मनाया गया है। अब देखिए बोनालू महोत्सव, ये कहाँ है? तेलंगाना में। बोनालू कहाँ है? याद रखेंगे, तेलंगाना में। उसके बाद देखिए नुआखाई महोत्सव, ये कहाँ है? उड़ीसा में मनाया जाता है। नुआखाई महोत्सव ये उड़ीसा में मनाया जाता है। बन्नी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में। बन्नी महोत्सव तो आंध्र प्रदेश में, याद रखेंगे, बन्नी महोत्सव आंध्र प्रदेश में, नुआखाई महोत्सव उड़ीसा में, बोनालू महोत्सव तेलंगाना में। एंथोरियम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो याद रखेंगे मिजोरम में। एंथोरियम महोत्सव कहाँ? मिजोरम में। तो ये सारे महोत्सव जो हाल फिलहाल में हुए उसको हम लोग शामिल कर देंगे। बिहू महोत्सव अगर पूछा जाएगा तो असम में। बिहू महोत्सव अगर पूछा जाएगा तो बोलेंगे हम लोग असम में। अब बात आई कि अगला सवाल है कि भारत में इजराइल के नए राजदूत कौन बने, क्योंकि आपको पता है कि इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर के ये थोड़ा सा इजराइल हमेशा हाईलाइट रहता है, चर्चा में रहता है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ कि भारत में नए इजराइल के राजदूत नियुक्त हुए हैं, जिसका नाम क्या है? सवाल यही पूछा गया है। तो याद रखिएगा, इनका जो नाम है, क्या नाम है बताइए आप लोग? रूबेन अजार। क्या नाम है? रूबेन अजार इनका नाम है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पिक है रूबेन अजार का है। इस बात को याद रखिएगा। अभी इजराइल और फिलिस्तीन में दोनों में अल अक्सा मस्जिद को लेकर के ये क्या कहते हैं युद्ध चल रहा है, और इस युद्ध को हम लोग बड़ी विस्तार से कवर किए थे कि इजराइल और फिलिस्तीन का क्या मामला था, और इसको बड़ी डिटेल्स में बताए थे। और जो लोग देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब पर इसका वीडियो डाला गया है, आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट सवाल अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट हमारा सवाल होगा कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है बताइएगा। अगर आप लोग जानते हैं तो आंसर बताइएगा। आंसर इसका हो जाएगा 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर को हो जाएगा अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। और 18 दिसंबर को एक और दिवस बताए थे, क्या बताए थे? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इस बात को याद रखेंगे। चलिए अब बात आई 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है। तो आप लोगों को कमेंट में लिखना है, आप लोगों को कमेंट में लिखना है कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की बात की गई है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की बात की गई है किस अनुच्छेद में? अगर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि आप जो चीज़ लिख देते हैं वो जल्दी भूलते नहीं हैं। इसीलिए करके प्रयास ज़रूर करें लिखने का, अन्यथा तो कोई बात नहीं है, आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि आपको लिखना है या नहीं लिखना है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस देश के शासक ने निधन के बाद भारत के नए किस देश के शासक के निधन के बाद यानी मृत्यु के बाद भारत ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। मतलब किस देश का शासक राजा मर गया जिसके कारण भारत एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। इस देश का नाम अगर आपको बताना है तो आंसर बताइएगा। अगर आप लोग जानते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा कुवैत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुवैत हो जाएगा। चलिए साहब नेक्स्ट देखते हैं साहब, इसका आंसर कुवैत हो जाएगा। तो कुवैत का जो राजा था, जो शासक था, उसका नाम था शेख नवाह अल अहमद अल जबर अल सवाह। क्या नाम था? शेख नवाह अल अहमद अल जबर अल सवाह। और ये कि क्या हो गई, हाल ही में मृत्यु हो गई है। इसी वजह से भारत एक दिन का जो है सो शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। हाल ही में किस एआई ने पीएम मोदी के भाषण का वास्तविक समय में भारतीय भाषा में अनुवाद किया? अभी जस्ट शायद आपको बताए थे जब तमिल संगम की बात बता रहे थे। अगर आपको याद है तो इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा, ठीक है साहब। चलिए इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है, कौन सा भाषा अभी बताए थे। चलिए अगला है कि हाल ही में किस भारतीय ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विल्सन पर सफल चढ़ाई की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किस भारतीय अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट विल्सन, जिसकी ऊंचाई लगभग जो है 4892 मीटर की है, इसको फतह किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा साहब शेख हसन खां। क्या हो जाएगा आंसर? शेख हसन खां हो जाएगा साहब। चलिए शेख हसन खां हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हमारा सवाल है पीएम मोदी हाल ही में कहाँ विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया है? स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर आपको बोलना है साहब। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा साहब, इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। इसका आंसर हो जाएगा साहब, क्या हो जाएगा? वाराणसी हो जाएगा। इसका आंसर
स्वरवेद महामंदिर का ये ध्यान का केंद्र है। और देखिएगा, अगर आप पिक में देख सकते हैं, यहाँ पर यही है आपका स्वरवेद महामंदिर। और यहाँ पर आप देखिए कि इसकी ऊंचाई जो है ना 135 फीट का है, इसकी ऊंचाई जो है 135 फीट का है। और इसका गुंबद जो आप ये देख रहे हैं, ये गुंबद इस प्रकार से जो बना हुआ है 125 कमल की पंखुड़ियों से क्या हुआ है, ये बना हुआ है 125 कमल की पंखुड़ियों। अब पता है नरेंद्र मोदी हैं साहब, और कमल किसका चिन्ह है आपको सबको पता है, तो इसीलिए करके इसकी पंखुड़ियों को बनाया गया 125। और इसमें लागत जो है टोटल 100 करोड़ की लागत है, इस बात को याद रखेंगे। और ये कहाँ पर है, वाराणसी में है ध्यान केंद्र। चलिए अगला है 10वां अंडर 19 एशिया कप 2023 की विजेता कौन हुआ, क्या हुआ नहीं, कौन हुआ, इस बात को ध्यान में रखना है कि 10वां अंडर 19 एशिया कप 2023 का विजेता कौन बना है साहब, इसका आंसर बोलना है आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों को बोलना है कि इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यूएई हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा, क्योंकि विजेता हो जाएगा, विजेता बांग्लादेश हो जाएगा। और उप विजेता जो हुआ है, उप विजेता यूएई हो गया। अगर पूछा जाएगा इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो बोलेंगे यूएई में ही हुआ था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था, यूएई में हुआ था। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए सर्वाधिक बार, सबसे अधिक बार पूछा जाएगा कौन जीता है, सबसे अधिक बार कौन विजेता बना है, तो याद रखेंगे अंडर 90 का भारत बना 8 बार। अब देखिए 10वां संस्करण था और 8 बार भारत ही जीता है, समझ जाइए। चलिए उसके बाद अब बात आई बांग्लादेश इसका विजेता बना है। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है आपको पता है, शेख हसीना। क्या नाम है, शेख हसीना। बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ था, तो 1971 में हुआ था। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। उसके अलावा अभी हाल ही में याद रखिएगा करंट से जुड़ा हुआ चीज़ है कि मैत्री पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश के बीच डीजल पाइपलाइन जो है सो बिछाया गया है भारत और किसके बीच, बांग्लादेश के बीच। इसके अलावा बांग्लादेश की बात आई तो याद रखेंगे कि संप्रति युद्धाभ्यास अभी हाल ही में 2023 में भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ संप्रति युद्धाभ्यास, इस बात को याद रखेंगे। और आपको बताना है, आपको बताए हुए हैं दिसंबर या जनवरी के महीनों में ये संप्रति युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच कहां संपन्न हुआ, इस बात को कमेंट में आपको लिखना है। हम इसलिए इतने सवाल छोड़ दे रहे हैं ताकि आप कमेंट में लिखेंगे तो फिर वो भूलेंगे नहीं जो आप लिख देते हैं, क्योंकि आप जब लिखते हैं ना तो आपका पूरा ध्यान केंद्रित होता है लिखने पे, वो चीज़ आप भूलते नहीं है, इसलिए करके लिखने का प्रयास जरूर करें। तो संप्रति युद्धाभ्यास और बोंगो सागर युद्धाभ्यास ये दोनों जो होता है बांग्लादेश के साथ होता है। इसके अलावा याद रखेंगे कि बांग्लादेश के साथ हम लोग जो ट्रेन चलाते हैं वो मैत्री एक्सप्रेस चलता है, मिताली एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस, ये 3 ट्रेन जो है सो चलती हैं। इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए साहब, तो इसके साथ हम लोग अब नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है हम लोगों का, चलिए नेक्स्ट सवाल आ रहा है कि COP28 का आयोजन कहाँ हुआ, COP28 का आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका भी आंसर हो जाएगा COP28 का आयोजन जो है सो यूएई में किया गया है। कहाँ किया गया है, यूएई में किया गया है। तो इस तरह से जो आज का डेली करंट अफेयर का जो भी सवाल था 15 सवाल वो आपका समाप्त होता है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टाइम में। थैंक यू, टेक केयर।